नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। कल नरेंद्र मोदी जी ने जो भाषण दिया था उसकी सबसे खास बात यह थी कि विदेशी मुद्रा की समस्या है, फॉरेन करेंसी हमारे पास नहीं है और तेल और गैस की कमी हो सकती है, इसलिए तेल और गैस किफायत के साथ इस्तेमाल किया जाए। मैं आपको याद दिलाऊं कि हरदीप पुरी जब संसद में 23 मार्च को बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अब 70% जो हमारा ऑयल एंड गैस आता है वो नॉन होर्मुज इलाकों से आता है, यानी ऐसे इलाकों से आता है जहां से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ना गुजरना पड़े। अब आपको मैं एक नक्शा दिखाता हूं, स्क्रीन पर गौर से देखिए। अगर मोबाइल यहां वहां रखा हो तो उठाकर हाथ में देख लीजिए। रशिया से जो भारत में तेल आता है या एलएनजी जो आता है वो किस रास्ते से आता है इस नक्शे में साफ साफ बताया हुआ है। जाहिर है ये नक्शा आप देख रहे होंगे, वाया अफ्रीका हमारे पास वहां से आता है और इसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अब मैं आपको ले चलता हूं 2023-24 पे। 2023-24 में जो रूस का हिस्सा था, हमारे यहां जो टोटल तेल और गैस आता था उसमें हिस्सा 35 से 40% तक पहुंच गया था और जब पीक पर यह पहुंचा तो 2 मिलियन बैरल पर डे से ज्यादा तेल हम इंपोर्ट कर रहे थे रशिया से। और यह तेल दुनिया के मार्केट के सबसे सस्ते तेलों में से एक था, यानी एक तो जबरदस्त आयल आ रहा था हमारे पास रशिया से, कोई कमी नहीं हो रही थी, और दूसरा यह कि वो बेहद सस्ते रेट्स में मिल रहा था। अब आपको खींच के ले जाता हूं आज की डेट पर। आज अमेरिका और दुनिया भर के अखबारों में यह खबर है कि रशिया से हमारे पास एलएनजी आ रहा था और थोड़ा बहुत नहीं था, 60,000 टन एलएनजी रशिया से चला था भारत में आने के लिए। एलएनजी टैंकर था कुनपेंग जो भारत के दहेज टर्मिनल की तरफ आ रहा था। दहेज टर्मिनल में इसको उतरना था। अभी की सिचुएशन यह है कि यह सिंगापुर के पास जो समुद्री एरिया है वहां पर रुका हुआ है और इसको नहीं पता कि इसको कहां जाना है, क्योंकि भारत ने इसको अपने देश में आने से मना कर दिया। अब आप देखिए, एक तरफ तेल और गैस की कमी है जिसके चलते प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। अगर कार निकालिए तो कार में पूल करके चलिए, यानी कई लोगों को बिठाकर चलिए वगैरह वगैरह। छोटे शहरों में पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। और एलपीजी की कंडीशन यह है कि कहा जा रहा है सब नॉर्मल है, लेकिन लोग कई कई दिन से परेशान हैं। खबरें आई कि कई जगहों से मजदूर अपना इलाका छोड़कर चले गए, गुजरात से, दिल्ली से, बहुत सारी जगहों से, क्योंकि एलपीजी इतनी महंगी मिल रही थी कि उनके लिए खरीदना बहुत मुश्किल था। अभी नोएडा के अंदर जो एक लेबर अनरेस्ट का मामला आया जिसमें लेबर सड़क पर उतर गए थे, वहां भी उन्होंने यही कहा कि 15,000 रुपए सैलरी मिलती है और 4-5 हजार रुपए का गैस का सिलेंडर मिल रहा है, बताइए हम कैसे खरीदें। जो कमर्शियल सिलेंडर है उस पे रेट्स को बढ़ा दिया गया है। होटलों के अंदर सिलेंडर मिलना मुश्किल हो गया है, इसलिए होटलों में हर चीज का दाम बढ़ गया है। मोहल्ले के चौराहों पर चाय बेचने वाला जो है उसने चाय की कीमत बढ़ा दी है। समोसे पकौड़ी की कीमत बढ़ गई है क्योंकि गैस की कीमत बढ़ गई है, जो कमर्शियल गैस आता है। यहां तक कि जो छोटा गैस आता था जिससे मजदूर वगैरह खरीदते थे, स्टूडेंट वगैरह जिसको खरीदते थे, उसके भी कीमत बढ़ा दी गई है। यानी बहुत सीधी सी बात है कि एलपीजी की प्रॉब्लम दिखनी शुरू हो गई है। और उसके बीच में आपको खबर यह मिलती है कि 60,000 टन एलएनजी जो रशिया से आ रहा था वो नहीं लिया जा रहा है। क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि ये जो कंपनी है जहां से आ रहा है पोर्तो वाया एलएनजी प्लांट, ये पोर्तो वाया एलएनजी प्लांट को अमेरिका ने सैंक्शन कर दिया है। तो अब हिंदुस्तान डर रहा है, भारत डर रहा है कि अगर सैंक्शन किए हुए इलाके से आने वाला जो तेल गैस है वो हम खरीदेंगे तो हमारे लिए दिक्कत हो सकती है, अमेरिका हमारे लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। जब ये सब बहस चल रही है तो मैं आपको एक और वीडियो तस्वीर दिखाता हूं। यह तस्वीर है भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर की, जो आसाम गए हुए हैं, क्योंकि आसाम में हिमंता बिस्वा शर्मा शपथ ले रहे हैं मुख्यमंत्री पद की। यह तस्वीर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत के अंदर सारी दुनिया के देशों के एम्बेसडर होते हैं, हर देश में एम्बेसडर होते हैं, लेकिन एम्बेसडर कभी इस तरह के प्रोग्राम्स में, इस तरह के पॉलिटिकल प्रोग्राम्स में हिस्सा नहीं लेते। इंटरनल पॉलिटिक्स जो देश की होती है उसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। सर्जियो गोर तमिलनाडु तो नहीं गए। तमिलनाडु जाकर जब वहां पर विजय का शपथ ग्रहण चल रहा था उसमें तो अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं वो तशरीफ लेकर नहीं आए। लेकिन आसाम वो गए हुए हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता
हिमंता बिस्वा शर्मा शपथ ले रहे हैं, वही हिमंता बिस्वा शर्मा जिनके खिलाफ अमेरिका में कई एजेंसीज ने कई सारी गंभीर रिपोर्ट्स दाखिल की हैं, आरोप लगाया है कि वहां पर मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, गलत व्यवहार हो रहा है। सर्जियो गोर अमेरिका के एम्बेसडर वहां पहुंचते हैं। बहुत सीधा मामला है कि अमेरिका भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स में जबरदस्त हिस्सा ले रहा है, जबरदस्त दखल कर रहा है और भारत अमेरिका के सामने लगातार झुकता चला जा रहा है। इसके पहले भी हरदीप पुरी को लेकर उनके ट्वीट आए हैं। हरदीप पुरी अमेरिका में रहे हैं, बताया जाता है कि सर्जियो गोर से उनके रिश्ते हैं, तो हरदीप पुरी को लेकर ट्वीट आए हैं। सर्जियो गोर गए थे, वेस्ट कमांड में गए थे, वहां पर वेस्ट कमांड में देखा गया कि आर्मी ऑफिसर्स के साथ वो फोटो खिंचा रहे हैं। आर्मी ऑफिसर्स पता नहीं उनको क्या रिपोर्ट दे रहे हैं। यानी अमेरिका हमारे देश के अंदर एक तो हाथ फैलाता जा रहा है, लगातार पांव फैलाता जा रहा है, और दूसरा अमेरिका के सामने हम लगातार झुकते जा रहे हैं सैंक्शंस को लेकर। सैंक्शंस को लेकर कुछ चीजें समझना बेहद जरूरी है। अमेरिका ने पहले जो रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाया था, हिंदुस्तान ने मानने से इनकार कर दिया था। फायदा यह हुआ था कि रशिया से तेल हमारे यहां लगातार आ रहा था और एक वक्त ऐसा आया जब भारत यूरोप को तेल सप्लाई कर रहा था और प्रॉफिट कमा रहा था। यानी रशिया से तेल आता था और भारत वो तेल जितना देश में इस्तेमाल होता था करके बाकी बचा हुआ तेल महंगे दाम पर यूरोप में बेच रहा था और प्रॉफिट कमा रहा था। यानी जो तेल हम पैदा नहीं करते हैं उस तेल पर हम प्रॉफिट कमा रहे थे जब रशिया से हम तेल खरीद रहे थे। लेकिन उसके बाद जब ट्रंप आया और ट्रंप ने टैरिफ की धमकी दी और बाकी सारी धमकियां दी, तो अमेरिका के सैंक्शन के सामने हम झुकते चले गए। हमने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, हमने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया और इस तरह से जो दो हमारे सबसे बड़े मुल्क थे जिनसे हमारे पुराने रिश्ते भी थे, जहां से हमें सस्ता तेल मिलता था, वहां से हमने तेल खरीदना बंद कर दिया। तो जाहिर है जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हुआ तो हमारे सामने तेल और गैस का संकट बड़ा होकर खड़ा हो गया। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर अमेरिका के सामने इतना झुकने की वजह क्या है। देखिए, अभी चाइना पर कुछ सैंक्शन लगाए अमेरिका ने। ईरान से चाइना तेल खरीदता है, रशिया से तेल खरीदता है, जम क्या खरीदता है, और इस समय चाइना में तेल का इतना जबरदस्त भंडार है कि अगर 6 महीने वो तेल ना खरीदे तो भी उसके यहां तेल की कोई मुश्किल पैदा होने वाली नहीं है। तो चाइना के कुछ एजेंसीज पर, कुछ कंपनीज पर, कुछ कार्गोज पर अमेरिका ने सैंक्शन लगाए। चाइना ने सीधा बयान दिया कि ये सारे बेकार के सैंक्शन हैं, हम इनको नहीं मानते, और अपनी कंपनियों से कहा कि जैसे ऑपरेट करते हो वैसे ऑपरेट करते रहो। ईरान से, रशिया से जहां से तेल खरीदते हो खरीदते रहो। ये जो बकवास सैंक्शन लगाया है अमेरिका ने, इसका कोई असर हम नहीं लेंगे, हम अमेरिका के सैंक्शन को नहीं मानते हैं, ये कहा चाइना ने। आप ये बात क्यों नहीं कह पाते हो? ये यूएन का सैंक्शन नहीं है, इस बात को हमेशा याद रखिए। एक सैंक्शन होता है जो यूएन लगाता है, वो सबके ऊपर लागू होता है, लेकिन अमेरिका जो सैंक्शन लगाता है वो एक मुल्क का सैंक्शन है। अब आप भी एक खुद मुख्तार मुल्क है और अमेरिका भी एक खुद मुख्तार मुल्क है। 47 साल से ईरान पर इसने सैंक्शन लगाया हुआ है। इसके बावजूद ईरान ने मिसाइलें बनाई, तेल बेचा, सारा कुछ किया। आपके ऊपर सैंक्शन नहीं लगाया है इसने, लेकिन आप डरते हैं कि जिन कंपनियों के ऊपर सैंक्शन लगा है आप खरीदेंगे तो अमेरिका आपके खिलाफ कार्रवाई कर देगा। एक खुद मुख्तार मुल्क होने के बावजूद अमेरिका से यह डर इतना ज्यादा क्यों है, यह सवाल हमारे देश के सामने है, खासतौर पे तब जब एप्स्टीन फाइल की चर्चा सारी दुनिया में हो रही है और उसमें हरदीप पुरी जी का कई बार नाम आया है। आप देखिए, अमेरिका का ही प्रेशर है। आप अमेरिका की गैंग में इस तरह से शामिल हो जाते हैं कि अभी आप जब विदेश यात्राओं पर जा रहे हैं तो नीदरलैंड, नॉर्वे, इटली, स्वीडन, ये तो आप जा ही रहे हैं। लौटते हुए आप यूएई जा रहे हैं, और ये कब जा रहे हैं? जब यह खबर आ रही है कि ईरान के खिलाफ हमलों में यूएई सीधे शामिल था, जब यह खबर आ रही है कि सऊदी अरबिया और यूएई के बीच में रिश्ते बहुत बिगड़ चुके हैं, जब यह खबर आ रही है कि यूएई और इजराइल अब बिल्कुल एक साथ काम कर रहे हैं, तो आप ईरान की जंग शुरू होने के पहले इजराइल जाकर कहते हैं कि हम इजराइल के साथ हैं, और जंग शुरू होने के बाद अब आप यूएई जा रहे हैं। आप बहुत साफ ईरान को और दुनिया को मैसेज कर रहे हैं कि आप अमेरिका, इजराइल, यूएई वाले कैंप में हैं।
अब जब ये हालात हैं आपके, तो जाहिर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आपके जहाजों को ईरान फ्रेंडली जहाज समझकर गुजरने नहीं देगा, भले बयान कुछ भी दे। और यहीं पर आप देखिए, पाकिस्तान ने अमेरिका और चाइना दोनों से बेहतर रिश्ते होने के बावजूद ईरानी माल के लिए न केवल अपना बंदरगाह खोल दिया है, बल्कि लैंड का रूट भी दिया है जिससे ईरान अपना सामान निकाल सके। आप अभी देखिए कि कतर से एलपीजी का एक टैंकर चलता है और उसको ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आसानी से गुजरने देता है, क्योंकि वो पाकिस्तान जा रहा था। लेकिन हिंदुस्तान आने वाले टैंकर्स को इस आसानी से नहीं गुजरने दिया जा रहा है। तो आप रशिया से तेल खरीदेंगे नहीं, जो बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आ सकता है। आप ईरान से अच्छा रिश्ता रखेंगे नहीं, तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आपकी जहाज आ नहीं पाएगी। और उसके बाद आप कहेंगे कि वैश्विक संकट चल रहा है, इसमें दुनिया भर में संकट चल रहा है, इसमें कम डीजल और कम पेट्रोल खरीदो। 18 फरवरी को रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि भारत ने रूस से सिर्फ 11 लाख बैरल पर डे तेल इंपोर्ट किया था। याद कीजिए कि जब यह पीक पर था तो 2 मिलियन बैरल पर डे इंपोर्ट किया जा रहा था। यह घटा के आपने कर दिया 11 लाख, यानी रूस का कुल जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें हिस्सा केवल 21.2% रह गया। अगर दिसंबर 2025 से भी इसको कंपेयर करें तो 23.5% कम है। ये अमेरिका के प्रतिबंधों के चलते आपने सारा तेल रशिया की जगह मिडिल ईस्ट से खरीदना शुरू कर दिया, गैर ईरान मुल्कों से, बाकी जो अरब मुल्क हैं उनसे खरीदना शुरू कर दिया और उनका हिस्सा बढ़ के 55% हो गया। अब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होती है तो ये 55% तेल आपके पास आना बंद हो जाता है। आप केवल 45% तेल और एलपीजी खरीद पाते हैं। यानी पहले जहां 100 लीटर आ रहा था, अब आपके पास केवल 45 लीटर्स आता है। तो जाहिर है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की किल्लत देश के अंदर साफ साफ दिखाई देगी। उसके बाद आप अमेरिका के सामने खड़े रहते हैं, अमेरिका से कहते हैं भैया इजाजत दे दो। जब अमेरिका इजाजत देता है तो ईरान और रशिया से फिर से खरीदना शुरू करते हैं। इसलिए कंडीशन थोड़ी नॉर्मल होती है और कंडीशन जो ही नॉर्मल होती है, अमेरिका ने जो आखिरी मियाद तय की थी वो मियाद खत्म हो जाती है। आप फिर अमेरिका के सामने झुकते हैं और ईरान से और रशिया दोनों से तेल खरीदना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिसके चलते फिर से तेल और गैस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर रूस से जो तेल हमने मंगाया है उसकी टाइमलाइन देखें, मैंने आपको बताया कि 2023-24 में 2 मिलियन बैरल पर डे तक पहुंच गया था। ये जो था तेल जो हम खरीद रहे थे, उसके चलते हुआ यह कि ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दिया, जिसके चलते 50% टैरिफ हो गया। उसके बाद हमने बंद कर दिया, कम कर दिया रशिया से तेल खरीदना। रोजेनेफ्ट और लुकायल पर जो बैन लगाया था अमेरिका ने, उसके चलते हमने वहां से रशियन तेल खरीदना कम कर दिया और यह घट के दिसंबर 2025 में 1.2 मिलियन बैरल पर डे रह गया। और अब मैंने आपको बताया कि जनवरी आते आते यह घटकर केवल 11 लाख बैरल पर डे हो गया। जब वेवर मिला, अमेरिका ने कहा जाओ रशिया से तेल खरीद लो, तो फिर हमने खरीदना शुरू कर दिया और 2.25 मिलियन बैरल पर डे पहुंचना शुरू हो गया। लेकिन जो ही हमारी कंडीशन नॉर्मल हुई, वेवर खत्म होने का टाइम आ गया और फिर से हमारे तेल का आयात रशिया से, हमारे तेल का इंपोर्ट रशिया से कम होना शुरू हो जाता है। यही नहीं, चाबहार को आप देखिए, मैंने नक्शे में दिखाया था कि चाबहार बना ही इसलिए था, चाबहार की सारी योजना बनी ही इसलिए थी कि बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे सीधे चाबहार से हमारे मुंबई के पोर्ट पर तेल आ जाता। मिलियंस ऑफ डॉलर हमने उसमें खर्च किए थे। अगर चाबहार की परियोजना प्रोजेक्ट चल रहा होता तो चाबहार से सीधे तेल हमारे मुंबई में आ रहा होता, हमें तेल की कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अमेरिका के दबाव में मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने के बाद, बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने के बाद आप चाबहार से बाहर निकल आते हैं और आज आपके पास ईरान से तेल खरीदने का कोई रास्ता भी नहीं है और अमेरिकी सैंक्शन के बाद आप ईरान से तेल खरीद भी नहीं रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि जो संकट आया है, जिसके लिए ज्ञान दिया जा रहा है कि इंदिरा गांधी ने लेटर लिखा था, इंदिरा गांधी ने कहा था कि सोना मत खरीदो, उसके बाद कानून बनाया था। भैया, इंदिरा गांधी ने 1967 यानी 1967 में किया था। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था
और जब आजाद हुआ था उसके तुरंत बाद पाकिस्तान से जंग शुरू हो गई थी मसला कश्मीर को लेकर। वो सुलझी तो 1962 में, यानी 67 के ठीक 5 साल पहले चाइना के साथ हम वॉर में गए, और 65 में पाकिस्तान ने जब अटैक किया तो पाकिस्तान के साथ भी हम वॉर में गए। यानी 67 में जब वो कह रही थी सोना ना खरीदो, तो 2 साल पहले एक जंग हुई थी और एक जंग 5 साल पहले हुई थी। 67 के बाद कभी सोना ना खरीदने की अपील की गई, क्योंकि देश धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होता गया। ईरान इराक वार चला 8 साल 7 साल, कोई अपील नहीं हुई। अमेरिका इराक वार चला इतना लंबा, कोई अपील नहीं हुई। सारी दुनिया मंदी के असर में आई, डिप्रेशन के असर में आई। उस समय मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री होते थे। हमारे ऊपर मंदी का उतना असर नहीं पड़ा और सरकार ने एक बार भी नहीं कहा कि आप सोना मत खरीदिए, ना कोई ऐसा कानून बनाया जिसमें सोना खरीदने पर कोई पाबंदी हो। कारगिल वार हुआ, कोई ऐसी बात नहीं की गई। कारगिल वार से लेकर अभी तक कोई वार नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो 4 दिन में खत्म हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, पीएम मोदी ये क्लेम करते हैं, इनके लोग क्लेम करते हैं कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। हालांकि ये झूठ है, मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन क्लेम करते हैं कि हम बहुत विकसित हो गए हैं। क्लेम करते हैं इकॉनमी हमारी बहुत शानदार चल रही है। 23 मार्च को संसद में बैठकर हरदीप पुरी कहते हैं कि केवल 30% तेल हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहा है, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 25 और 27 मार्च को सरकार बयान जारी करती है कि सब कुछ ठीक ठाक है। इलेक्शन के पूरे पीरियड में 28 फरवरी को जंग होती है और 70 दिन तक कहीं कोई बात नहीं की जाती है किसी प्रॉब्लम की, क्योंकि इलेक्शन चल रहे थे। 70 दिन बाद अचानक कहा जाता है कि पेट्रोल डीजल कम खरीदो, सोना कम खरीदो, वगैरह वगैरह। बहुत सीधा मामला है कि ये प्रॉब्लम इंटरनेशनल प्रॉब्लम की नहीं है। ये प्रॉब्लम इंटरनेशनल प्रॉब्लम को आपने डील कैसे किया है उसकी है। ना तो आपने रशिया के साथ रिश्ते बनाकर रखे, ना ईरान के साथ रिश्ते बना के रखे, जो आपके लिए बड़े ऑयल एंड गैस सप्लायर हो सकते थे। आप अमेरिका और इजराइल की गोद में जाके बैठ गए। इजराइल से आपको कोई मदद नहीं मिल रही, अमेरिका से आपको कोई मदद नहीं मिल रही। अमेरिका से आप तेल भी खरीदेंगे तो बेहद महंगा तेल पड़ेगा और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी ज्यादा पड़ेगी। तो आपने जो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई, आपने जो इंटरनेशनल पॉलिसी बनाई, आप अमेरिका के सामने जिस तरह से झुकते गए, उसके चलते यह संकट आया है। और आप चाहते हैं कि जनता इस संकट का भार उठाए। आप अपनी 8,500 करोड़ की जहाज में घूमते रहें, आप 50-50 गाड़ियों के काफिले में घूमते रहें और जनता इस संकट को अपने सर पर उठाकर घूमे, जनता इस संकट से परेशान हो। ये आपकी इंटरनल पॉलिसी है और वो आपकी एक्सटर्नल पॉलिसी थी। अपनी कमजोरी, अपनी गलतियों के चलते आपने हिंदुस्तान को वहां फंसा दिया है कि आज हमारे सामने तेल और गैस का भी संकट है, रोजगार का भी संकट है और इकॉनमी का भी संकट है। दिक्कत यह है कि गोदी मीडिया आपकी ताली बजाता रहेगा, इस सच को कभी नहीं कहेगा। और इसीलिए शायद हम लोगों की जरूरत है कि ये तस्वीर का दूसरा रुख आपको दिखा सकें। और इसीलिए हमें आपकी ज़रूरत है कि आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लगातार देखिए। अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो मेंबरशिप लीजिए। बेहद आसान है। आप स्क्रीन पर जो QR कोड दिख रहा है उसको स्कैन कर सकते हैं, या फिर लिंक कमेंट में, जो पिन कमेंट है उसमें और डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर क्लिक करके हमारे मेंबर बन सकते हैं, हमारी ताकत बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।